रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है सर, एक बार मुझे कंफर्म करोगे? मैसेज मिला होगा, एक बार देखो। यस सर। ओके सर। अच्छा, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का जीएसटी क्लास। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर हम लोग अभी धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। चार्ज के अंदर यानी बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? चार्ज अंडर जीएसटी, जिसमें वेराइटीज ऑफ टॉपिक डिस्कशन हुआ है चार्ज रिलेटेड। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का होता है दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, आरसीएम का डिस्कशन। लेकिन आरसीएम कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इट्स ह्यूज टॉपिक। ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुका है ये सब बारे में यस्टरडे, सॉरी यस्टर वीक। ठीक है, यानी लास्ट वीक। ठीक है, तो यस्टर वीक में हम लोगों ने देखा है लास्ट वीक कि किस तरह से कॉम्पोजिशन डीलर, याद है सर? कॉम्पोजिशन डीलर किस तरह से जीएसटी के अंदर काम करते हैं। जो रजिस्टर तो होते हैं जीएसटी के अंदर, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर तो होते हैं, जीएसटी भी पे करता है, लेकिन उनको काफी सारा फैसिलिटीज नहीं मिलता, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, लमसम वैल्यू में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जीएसटी का वैल्यू देना पड़ता है। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कॉम्पोजिशन डीलर के केस में कि कॉम्पोजिशन डीलर माने कॉम्पोजिशन बिजनेसमैन, माने जो भी बिजनेसमैन या जो भी बेसिकली जीएसटी पार्टिसिपेंट्स, माने जो जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करके काम कर रहे हैं, वो कस्टमर से कभी जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। दैट इज द मेन पॉइंट सर, कि वो कस्टमर से कभी जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। और जब तक वो रेगुलर में शिफ्ट नहीं हो जाता, जब तक वो रेगुलर में शिफ्ट नहीं हो जाता, याद होगा आप लोगों को ये सब पॉइंट डिस्कशन। ठीक है, जब तक कोई रेगुलर में शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक वो जीएसटी कलेक्शंस में नहीं आ सकता। नॉर्मली कुछ लिमिट है, जैसे कि 1.5 करोड़ का लिमिट है आजकल। ठीक है, 1.5 करोड़ का लिमिट है। अगर आप 1.5 करोड़ के अंदर हो तो फिर आप कॉम्पोजिशंस में आ सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स मोस्ट प्रोबेबली मैंने शेयर कर दिया। अगर फिर भी बाई चांस किसी के पास नहीं है तो मेरे से ज़रूर कलेक्ट कर सकते हो सर। इसमें बहुत ही बेसिक कुछ डिस्कशंस है, जैसे कि कॉम्पोजिशन स्कीम कौन अवेल कर सकता है, कॉम्पोजिशन स्कीम कौन अवेल नहीं कर सकता है। ठीक है, टर्नओवर अगर मैच कर भी जाए, टर्नओवर अगर मैच कर भी जाए, ऐसे कौन है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकता? हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, कंडीशंस क्या है, कि क्या कंडीशंस होते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल करने का। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने बातचीत करके रखा था। तो फिर आज क्या बताने वाले सर, इवन कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है जीएसटी पोर्टल में जाके, वो सब भी मैं डिस्कशन कर दिया था। और सबसे और एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कॉम्पोजिशन डीलर जो होते हैं ना, वो बिल इशू तो करते हैं, बट वो इनवॉइस बिल नहीं होता, वो बिल ऑफ सप्लाई कहलाता है। उसको इनवॉइस नहीं बोलते सर, उसको बिल ऑफ सप्लाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीएसटी रेट मेंशन नहीं होता। ऐसे बहुत लोग होते हैं सर, इस तरह का कॉम्पोजिशन डीलर बहुत बहुत है इंडिया में। कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना, बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाता और गवर्नमेंट के घर में जीएसटी पे करता रहता है। ठीक है, लमसम वैल्यू में 1%, 0.5%, है ना। इसका भी एक पूरा चार्ट मैंने आप लोगों को शो किया था। ठीक है, अगर बाई चांस किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किया है तो जरूर प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक लेके क्या करना है लिंक लेके सो जाना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स कलेक्ट करके क्या करना है सर? सो जाना है? नहीं सर पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, बी सीरियस एटलीस्ट विथ योर सेल्फ। ठीक है, एटलीस्ट अपने अपने साथ तो सीरियस रहो, किसी के साथ सीरियस हो ना हो, अपने साथ सीरियस हो जाओ सर। अच्छा, तो देखते देखते हम लोग ना टर्नओवर पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको ये टर्नओवर पॉइंट पे बात किया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर होते हो, ठीक है, जैसे नॉर्मली जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं ना, इनको मद्देनजर रखते हुए, स्मॉल बिजनेसमैन एज वेल एज स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स स्मॉल लेवल बिजनेस करते हैं,
ठीक है, जैसे गराज है, ठीक है, अरे मैकेनिक होते हैं ना, ये भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, बट स्मॉल कैटेगरीज में आते हैं सर। कोई फोटोग्राफर है, इमेज से भी आपको बहुत कुछ पता चल रहा है। कोई टेलरिंग का बिजनेस करता है, कोई सैलून चलाते हैं, ठीक है, जो सर्विस के अंदर भी है, गुड्स के अंदर भी है। तो इस तरह का एग्जाम्पल्स मैंने लास्ट क्लास दिया था, ठीक है, कि कॉम्पोजिशन लेवी क्या है और किनके लिए, किन लोगों के लिए, किस तरह का बिजनेसमैन के लिए। जीएसटी के अंदर ये टॉपिक बहुत वाइटल टॉपिक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ठीक है सर। ये सेक्शन कौन सा सेक्शन है जीएसटी का सर? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ठीक है, एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एज वेल एज सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। सीजीएसटी एक्ट से ये टॉपिक डिस्कशन किया गया है सर, कि कॉम्पोजिशन लेवी में कौन कौन आ सकता है। तो मैं ज्यादा और नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। ये सब टॉपिक में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो किसी को 1 करोड़ का लिमिट है, सॉरी 1.5 करोड़ का लिमिट है, किसी के केस में वो लिमिट कम करके 50 लाख का, जैसे कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए लिमिट को कम करके 50 लाख भी कर दिया गया। इसका भी डिस्कशंस हो गया है। और ये लोग मेनली ना अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। जो लोग कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं, इनके लिए ना अकाउंट्स मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा बिजनेस बनाना सर, इतना अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा? हाँ, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, हाँ, आप समझ रहे हो ना, इतना संभव नहीं है। तो इजी कॉम्प्लायंस, बट फिर भी जीएसटी पे कर लेता है गवर्नमेंट। इनके लिए जीएसटी का जो लीगल कॉम्प्लायंसेस है उसको इजी रखा है। इजी कॉम्प्लायंस हैज नो एलाबोरेट ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आपको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने का जरूरत नहीं। ऐसे अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में काफी सारा कॉन्सेप्ट है। जैसे जो लोग रेगुलर में होते हैं ना, उनको बेसिक मतलब नॉर्मल अकाउंट्स में मेंटेन करना होता है, जीएसटी का भी अलग से मेंटेन करना होता है। लेकिन जो लोग कॉम्पोजिशन से भी लेवी में होते हैं, उनको अलग से ये सब करने का जरूरत नहीं होता है। तो इनके लिए सिंपल एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, एक एनुअल रिटर्न करना है और क्वार्टरली टैक्स पे करना है। ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब रिटर्न फाइलिंग के जो चैप्टर आएगा ना, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का एक चैप्टर आता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग जीएसटी का जो सिखाई होता है ना, अरे गली गली में देखो, आपके आसपास में गली चौराहे में जीएसटी सीख के नौकरी, ठीक है, इस तरह का काफी एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। ये जो जीएसटी सीख के नौकरी का जो बात होता है ना, वो बेसिकली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वो बेस्ट रिटर्न फाइलिंग है। कुछ फॉर्म आपको सिखा दिया जाएगा, कुछ डेट आपको बता दिया जाएगा, बस कंपनी में काम करो, उसका जीएसटी फाइल मेंटेन करो, रिटर्न टाइमली भर लो, इसका काम। तो ये जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हमारे लिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, हमारे लिए बस एक चैप्टर है। हाँ, आगे जाके आप भी रिटर्न फाइलिंग का काम करोगे, बट आपका काम सिर्फ रिटर्न फाइलिंग नहीं है। आपका काम गवर्नमेंट रिलेटेड वेरियस काइंड्स ऑफ जीएसटी रिलेटेड मैटर को टैकल करना, ठीक है, ताकि कंपनी के ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट कभी ऐसा ना बोले कि भाई तुमने जीएसटी में प्रॉब्लम कर दिया, जीएसटी इवेंट कर दिया, ठीक है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से भी कभी कभी गलती हो जाते हैं सेटलमेंट में, तब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि जीएसटी वैल्यूएशन बहुत हाई होता है कंपनी के लिए और एक रेगुलर पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना, तो सरकार का आदमी पीछे पड़ जाते हैं। तो आपको समझना पड़ता है, इसलिए आपको क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप कंपनी के मैटर में क्या कर सकते हो, दखलंदाजी कर सकते हो, ठीक है। तभी कंपनी आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जीएसटी के बारे में ए टू जेड अच्छे से नॉलेज रखो, ताकि किसी भी मैटर पे आप कंपनी को संभाल पाओ, ठीक है, समझ पाओ, संभाल पाओ, वॉटेवर। तो सर ये सब डिस्कशन हाँ हो गया है, ये सर हो गया है, लेकिन तो फिर भी क्यों बोल रहे हो सर? फिर भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिवाइज करा रहे हैं, कनेक्ट कराने के लिए कि हम लोग किस पॉइंट पे भी आजकल बात कर रहे हैं। तो कंपोजिशन स्कीम में बेसिकली सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ठीक है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 जो है, ये बेसिकली जो लोग गुड्स में डील करते हैं, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A ये भी कंपोजिशंस में रह सकते हैं, बट ये मेनली सर्विस में डील करते हैं। सब्जेक्ट का नाम ही है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, उसके ऊपर टैक्स। तो जो गुड्स के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ गुड्स का डीलिंग करते हैं, वो 10 मैंने 10 सबसेक्शन 1 एंड 10 सबसेक्शन 2 को देखे, और जो सर्विस पे काम करते हैं वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A को देखे, ठीक है।
नाउ आज एक्चुअली मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है टर्नओवर का लिमिट, ठीक है। ऐसे क्या है ना सर, अच्छा और एक बात, अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो ना तो आपको जीएसटी में रजिस्टर भी करना पड़ेगा, एज ए कॉम्पोजिशन डीलर मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन तो करना है, गवर्नमेंट के स्कैनर में तो आना पड़ेगा। सर कहाँ से होता है? सर जीएसटी के पोर्टल में जाके होता है। डोंट वरी, रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में बताऊंगा या फिर जो लोग पहले कर चुके हैं वो रिवाइज कर सकते हो। अच्छा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टर्नओवर के बारे में। टर्नओवर ऑलरेडी आपको पता है कि नॉर्मली ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, कितना लेवल का टर्नओवर होने से एक बिजनेसमैन कॉम्पोजिशन के अंदर रह सकता है, और टर्नओवर लिमिट क्रॉस करने से वो कॉम्पोजिशन छोड़ के उनको जाना पड़ेगा। रेगुलर स्कीम में जो होता है ना, रेगुलर स्कीम में रेट ऑफ टैक्स का रेट जो है ना वो काफी हाई रेट ऑफ टैक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आईटीसी अवेल कर सकता है। ये सब हम लोग जो मार्केट में देखते हैं ना, 6% टैक्स रेट, 12% टैक्स रेट, 18% टैक्स रेट, ठीक है, 28% टैक्स रेट, ये सब टैक्स रेट में रेगुलर वाले हो जाते हैं। डिपेंड करते क्या गुड्स या सर्विस का बिजनेस कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि आप किस टर्नओवर लिमिट के अंदर रहोगे। तो इसमें एक होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, और एक होता है नॉर्मल स्टेट्स। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में लिमिट जो है ना वो 75 लाख का है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में लिमिट जो है वो 75 लाख का है। उसमें 8 स्टेट आता है। ये भी बात लास्ट क्लास में हुआ था, ये भी लास्ट क्लास का ही डिस्कशन है। ये भी 75, ये भी लास्ट क्लास का डिस्कशन है। 8 स्टेट ऐसा है जिनके केस में आपका लिमिट 75 लाख है, तो मतलब 75 लाख तक का टर्नओवर है तो ही जाके आप कॉम्पोजिशन में रह सकते हो। अगर 75 लाख क्रॉस कर गया तो आपको रेगुलर में आना पड़ेगा। तो ऐसे 8 स्टेट के अंदर कौन कौन आता है याद रखना सर, अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। अच्छा स्पेशल कैटेगरी में एक्चुअली 11 स्टेट होता है, ठीक है, जिसमें आसाम भी आता है, हिमाचल भी आता है, जम्मू कश्मीर भी आता है। बट एक बात याद रखे सर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर 8 नहीं, एक्चुअल में 11 आता है, 11। लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु क्या है कि जब बात कॉम्पोजिशन स्कीम का लिमिट का हो तब 3 स्टेट इनमें से मैंने 75 लाख वाला लिमिट से बाहर हो जाता है। वो 3 स्टेट क्या है? एक असम, एक हिमाचल और एक जम्मू कश्मीर। ये 3 छोड़ के बाकी सबके लिए लिमिट 75 लाख है। और आसाम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इंडिया के बाकी स्टेट की तरह 1.5 करोड़ के लिमिट के अंदर आ जाता है। कि अगर आप 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर कर लेते हो बाकी इंडिया के बाकी स्टेट की तरह, और अगर आप आसाम में हो, हिमाचल में हो या जम्मू कश्मीर में हो, तो भी आपके लिए भी 1.5 करोड़ का लिमिट बांधा गया है। 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाने से, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाए तो इन दैट केस आप कॉम्पोजिशन स्कीम से आपको हट जाना पड़ेगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो आपको धीरे धीरे हटना पड़ेगा। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर, एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आ रहा है। सवाल ये है सर, टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे होता है? टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे होता है? आप समझ रहे हो मेरा बात? जैसे ये मैंने लास्ट दिन बताया था, 2 क्वेश्चन मैंने करवाया था टर्नओवर के ऊपर। एक पृथ्वीराज वाला एक टर्नओवर का कॉन्सेप्ट था, और एक मैंने आपको बताया था ये बिल्लू बर्बर का सर्विस का। तो 50 लाख का सिस्टम आपको मैंने यहाँ पर बताया था। एक सैलून है या 3 सैलून है मिला के, ठीक है, हरियाणा में या गुड़गांव में कहीं सैलून था उसका, है ना, हरियाणा गुड़गांव में कहीं उसका सैलून था, उसके ऊपर बेस करके उसका टर्नओवर के ऊपर ये केस स्टडीज मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मोने पोड़से की पोड़से ना। हाँ सर, याद आ रहा है सबको या भूल गए सब? भूल गए सब कुछ, क्या बोलते हो सर, भूल गए? हाँ, राहुल, प्रिया, जरा कोरेचे, नील, पिंकी, बोलो सर। जो लोग लास्ट क्लास किए थे उनको याद आ रहे हैं? आयन, यस सर, यस सर। यस सर। चलो अयन ने आवाज दिया, इसका मतलब अयन को याद है, बाकी लोगों ने आवाज नहीं दिया तो भूल गए। कोई बात नहीं सर, भूलने का बीमारी एक ही कारण से होता है, जब हम लोग रेगुलरली पढ़ाई को, जब हम लोग रेगुलरली पढ़ाई को ना रिवाइज नहीं करते, जब हम लोग रेगुलरली पढ़ाई को रिवाइज नहीं करते तब ये प्रॉब्लम अराइज होता है,
ठीक है, इसलिए रिवाइज किया करे और घर पे थोड़ा सेल्फ स्टडी किया करे, अपना पैटर्न का स्टडी। हर इंसान का अपना एक पैटर्न होता है पढ़ाई याद रखने का, अपना पैटर्न डालो। सीखना है सीखो, जहां से मर्जी सीखो, ठीक है, टीचर से सीखो, टीवी देख के सीखो, कहीं से भी सीखो, पेपर पढ़ के सीखो, यूट्यूब से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना पैटर्न जरूर फॉलो करें। अपने पैटर्न से आप अपना पढ़ाई का पैटर्न बनाएं। अगर पैटर्न नहीं समझ में आता मेरे को आके पूछो, मैं पैटर्न बता दूंगा कि कैसे लीगल सब्जेक्ट पढ़ाई पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, टैक्स का पढ़ाई कैसे करना चाहिए, लॉ का पढ़ाई कैसे करना चाहिए, जीएसटी का पढ़ाई कैसे करना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। डोंट वरी। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, सर पढ़े तो कैसे पढ़े, ठीक है, ऐसे गाना है ना सर, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, वैसा ही, ठीक है, पढ़े तो पढ़े कैसे, ठीक है, वैसा ही बात है सर। तो मैं डिस्कस कर दूंगा पढ़ाई करने का तरीका। ऐसे अगर आपको तरीका आता है तो मैं सिखाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं आता है सिखाऊंगा। सर ठीक है चलो, आप बोलते बहुत हो सर, काम ही है बोलने का, क्या करें। एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कंपोजिशन लिविंग, ये जो बार बार एग्रीगेट 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 का बात चल रहा है, टर्नओवर का बात चल रहा है, कभी 75 लाख कभी 1.5 लाख का खेला, ठीक है, समझ रहे हो सर, ये जो गेम है ना सर, कभी 75 लाख का गेम है, कभी 1.5 करोड़ का गेम है, ठीक है, तो ये 1.5 करोड़ 75 लाख जो भी है, या 50 लाख, है ना, इन केस ऑफ सर्विस बिजनेस देयर इज अ 50 लाख का कॉन्सेप्ट है, इसका भी मैंने लास्ट दिन बताया था। तो 75 लाख हो, 1.5 करोड़ हो, और कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में 50 लाख भी हो सकता है, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में टर्नओवर 50 लाख भी हो सकता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। अब देखो अगर भूल रहे हो तो फिर मुझे बहुत चिंता हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट सर, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट, गूगल में लिखो हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर व्हाइल कैलकुलेटिंग कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, तो समझो बात समझो सर। The definition of aggregate turnover is contained in section 2 subsection 6 of the CGST Act। पहला बात तो ये सर, ये जो सेक्शन एग्रीगेट टर्नओवर का जो सेक्शन है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में बोला गया है कंपोजिशन लेवी के लिए। इसको सेक्शन 10 के साथ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, सेक्शन 10 के साथ 1 to 10 के साथ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में इसमें बोला है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टर्नओवर मतलब होता है टोटल सेल वैल्यू जो होता है ना। तो एग्रीगेट टर्नओवर इज द सम ऑफ वैल्यू ऑल आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड माने जो सेल होता है, फॉलोइंग इन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, तोड़ा गया है। कैसे, एक बिजनेस टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है, एग्जेम सप्लाई कर सकता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ कर सकता है, या फिर इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है। सर मतलब समझा दो। सर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक प्रोडक्ट आपके पास है जिसका मानो 18% जीएसटी है, हेलो, आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसमें मानो 18% जीएसटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपके पास 18% जीएसटी वाला प्रोडक्ट है तो ये टैक्सेबल सप्लाईज है। माने से फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो मार्केट में जिसका दाम है 1 लाख टका, प्रोडक्ट का प्राइस है 1 लाख टका, इसमें आप 18% जीएसटी लगाते हो। तो टेल मी, जिस प्रोडक्ट में आप 18% जीएसटी लगाते हो, 6% जीएसटी लगाते हो, ठीक है, 5% जीएसटी लगाते हो, वट जो भी रेट मार्केट में अवेलेबल है, करेंटली अवेलेबल है, तो चाहे 18 हो, 6 हो, 12 हो, 5 हो, 1% हो, वट अगर आप जीएसटी लगा के प्रोडक्ट बेच रहे हो तो हम बोलेंगे टैक्सेबल सप्लाई। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, टैक्सेबल सप्लाई का यही मतलब है। एक दुकानदार अपने दुकान में एक साथ 4-5 टाइप का आइटम भी बेच सकता है, कोई पाबंदी थोड़ी है कि अगर मैं टैक्सेबल प्रोडक्ट का बिजनेस करूं तो नॉन टैक्सेबल नहीं कर सकता, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है सर, और ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन हिसाब क्लियर रखना पड़ेगा। एग्जाम सप्लाईज बने जिसमें गवर्नमेंट जीएसटी लगाता नहीं है, मैंने सप्लाई कर सकते हो, नो इशू विद दैट, बट गवर्नमेंट उसमें जीएसटी नहीं लगा। या तो स्पेशल रीजन में जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, गाय का दूध, है ना, ऐसी चीजों में जीएसटी लगता है क्या, डेली नीड्स प्रोडक्ट में, लेकिन पैकेज कर देने से लग जाता है, जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तब लग जाता है ना। तो एग्जेम्प्ट गुड्स का एक पूरा लिस्ट होता है,
अब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे एग्जाम्ड गुड्स के ऊपर, एग्जाम्पशन ऑफ जीएसटी, ठीक है, एग्जाम्पशंस अंडर जीएसटी, इसे लंबा डिस्कशन है, इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, चाहो तो लिंक लेके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पशंस, इसमें आपको काफी अच्छा खासा सर्विस एज वेल एज गुड्स का आइडिया मिल जाएगा, इट्स अ ह्यूज डिस्कशन। तो एग्जाम सप्लाईज क्या होता है कि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगता है, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप एक्सपोर्ट करते हो, गुड्स भी सर्विस भी, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका प्रोडक्ट जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल से बिहार चला गया, उड़ीसा से मध्य प्रदेश चला गया, मध्य प्रदेश से तेलंगाना चला गया, कहीं पर भी इंटर स्टेट, जब स्टेट बदलता है, तो ये मेन है सर, एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने का ये मेन कॉन्सेप्ट है। बट देयर इज अ कैच, एक पॉइंट समझना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड भी होते हैं। क्या एक्सक्लूड होते हैं? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सर आप सबको रिवर्स चार्ज तो पता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा रिवर्स चार्ज के बारे में, क्यों? क्योंकि रिवर्स चार्ज में मैंने बहुत ज्यादा बोला। बेसिकली जब रिसिपिएंट के ऊपर जिम्मेदारी आता है, जिम्मेदारी मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जब रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विस नॉर्मल रूल्स के अगेंस्ट में जाके, नॉर्मल रूल्स क्या होता है, जो गुड सप्लाई करते हैं या सर्विस सप्लाई करते हैं वो जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट के घर में जमा करता है, दैट इज द नॉर्मल रूल। फॉरवर्ड सप्लाई बोलते हैं उसको। रेगुलर कॉन्सेप्ट क्या है सर? जो लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी अभी तक नहीं पढ़ा, प्लीज मेरे से बेसिक्स ऑफ जीएसटी ले लो सर, बेसिक्स ऑफ जीएसटी का लिंक ले लो। अगर भूल गए या फिर अभी तक नहीं पढ़ पाए ड्यू टू एनी रीजन, प्लीज कलेक्ट बेसिक्स ऑफ जीएसटी क्लास फ्रॉम मी, और प्लीज एक हफ्ता टाइम लो और सारा बेसिक्स कर डालो, क्योंकि बेसिक्स क्लियर है ना, जीएसटी किसी भी पॉइंट को समझ सकते हो। इसलिए बेसिक्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी हो, हर सब्जेक्ट का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस कच्चा रह जाएगा, घर टूट जाएगा, इसलिए बेस को कच्चा नहीं रखना है, बेस को स्ट्रांग बनाओ। कोई दिक्कत हो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ो सर, कैसे भी पढ़ना है पढ़ो, बट पढ़ो सर। नाउ द बिग क्वेश्चन, इसे जब टर्नओवर का कैलकुलेट करे, जब टर्नओवर का कैलकुलेशन करते हैं ना सर, तो कुछ चीजों को एक्सक्लूड करना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर एक्सक्लूड करे तो किसे करे, है ना? तो बता रहे हैं कि अगर आप आरसीएम कैटेगरी के अंदर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसका लंबा डिस्कशन है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जैसे कुछ ट्रांसपोर्टिंग में कॉन्सेप्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में, जैसे कुछ ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स होते हैं ना, जो काजू बादाम का बिजनेस करता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आरसीएम में गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करते हैं। नॉर्मली सप्लायर को करना चाहिए, पर आरसीएम कैटेगरी में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैटेगरी में, रिसिपिएंट खुद गवर्नमेंट के घर में जमा करता है, जो एक्सेप्शनल है। बट एक्सेप्शनल होके भी कोई एक आध केस नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई 1 or 2 केसेस इज देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस इन थ्रू आउट अवर सोसाइटी, जहां पर आरसीएम के थ्रू से रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विस, जो गुड्स को रिसीव कर रहा है या सर्विस को रिसीव कर रहा है, वो जीएसटी उसी को देना है ना, और वही गवर्नमेंट के घर में डायरेक्टली जमा करते हैं, उसके लिए अलग से रिटर्न फाइल करते हैं आरसीएम के तहत। अब जिनको आरसीएम अभी भी तक समझ में नहीं आया, वो रिवर्स बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक अभी डिस्कशन हो रहा है ना, चार्ज अंडर जीएसटी, इसका पहला पहला क्लास देखो, इसका पहला पहला क्लास देखो, आपको आरसीएम याद आ जाएगा। भूल ना जाना किसको, आरसीएम को। अच्छा, तो आरसीएम का जो भी इनवर्ट सप्लाईज है उसको काउंट नहीं करने का, उसको काउंट नहीं करने का। टैक्स इंक्लूड सेल्स पेड अंडर जीएसटी लॉ, अगर जीएसटी लॉ के अंदर अगर आपने कोई टैक्स पे किया, ठीक है, या सेल्स पे किया, सर सेल्स और टैक्स क्या होता है? सर टैक्स इज अ, क्या बोलेंगे, मेन लैंग्वेज, सेल्स इज अ सब लैंग्वेज, बट है तो टैक्स ही, ठीक है। जैसे पैसा का कितना नाम है, ठीक है, पेमेंट करो, जैसे आप लोग जब इंस्टीट्यूट को फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है, एग्जाम का,
तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं एग्जाम फॉर्म फिलअप फीस, ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिलअप फीस, ठीक है। फिर बाद में अगर मानो आप देरी करते हो तो इंस्टीट्यूट आपसे फाइन चार्ज करता है। नो पॉइंट इज दैट पहले आपका 1000 टका मानो एग्जाम फीस है या 1500 टका जो भी है, 1000 टका एग्जाम फीस है। अब आप अगर टाइम पे नहीं भरोगे तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि और 300 टका एक्स्ट्रा लग जाएगा क्योंकि आपने टाइम पे नहीं किया। नो पॉइंट इज दैट 1000 भी पैसा है, 300 भी पैसा है। 1000 ले रहे हो डायरेक्ट फीस के नाम पे और फाइन ले रहे हो वो भी पैसा ही तो है। पैसा तेरा कितना नाम, सभी पैसा का अलग अलग यूज के बेसिस में नाम बदल जाते हैं। भगवान को दे तो चढ़ावा, हाँ, भगवान के नाम पे कहीं पर हम लोग देते हैं ना, चाहे भगवान अल्लाह जो भी आप समझते हो, गॉड, चढ़ावा देते हैं सर, डोनेट करना दक्षिणा के रूप में। पुलिस को दे दो घूस, ब्राइब, टीचर को दे दो, डॉक्टर को दे दो फीस, ठीक है। कहीं पर कुछ सम्मान में मिला, ऑनर में मिला, ऑनरारियम, ठीक है। कहीं गवर्नमेंट आपको दे दिया तो सब्सिडी। पैसा का अलग अलग प्रयोग के ऊपर डिपेंड करके उसका नाम बदल जाता है तो पैसा। सर जरूरी है ऐसा बोलना सर क्या करें, है जो है वो है। अब टैक्स और सेल्स में फर्क क्या है? टैक्स भी पैसा है, मैंने गवर्नमेंट के घर में जमा करना है, प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। सेल्स भी टैक्स ही होता है सर, ड्यूटी भी बोला जाता है कहीं जगह में। सेल्स मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे अगर आप लोग इनकम टैक्स पढ़ते हो तो इनकम टैक्स में भी आप देखोगे आपका जो नॉर्मल टैक्स स्लैब होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका कहीं पर टैक्स लाइबिलिटी हुआ 50,000, इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको बोलते हैं एडुकेशन प्लस हायर एडुकेशन सेस लगाओ, सॉरी गलत बोल दिया, हेल्थ सेस लगाओ, एडुकेशन सेस प्लस हेल्थ सेस लगाओ। तो उसके ऊपर आप 4% लगाते हो, जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी है उसके ऊपर और 4%। इसको सेस बोला, तो सेस को बोला तो क्या हो गया, सेस माने CEESS, तो वो भी टैक्स है, दैट इज ऑल्सो टैक्स। बस लैंग्वेज बदल रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहेगा। तो ये सब चीजों को इंक्लूड नहीं करने का, टैक्स इंक्लूडिंग सेल्स पेड अंडर जीएसटी लॉ इंक्लूड नहीं करने का। इनवर्ट सप्लाईज में अगर आरसीएम के ऊपर बेस करके कोई पेमेंट किया इनवर्ट सप्लाई के बेसिस में, उसको काउंट नहीं करने का। इट इज कॉम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन ऑल इंडिया बेसिस में होता है फॉर ए पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर। अगर आपका एक पैन के अंदर बेस करके आपका हिसाब किताब होता है तो उसी हिसाब से होगा, ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, कुछ केस लॉ भी कराऊंगा, तो आपको और धीरे धीरे समझ में आ रहेगा सर। तो जैसे मानो ये तीन तीन लिमिट है ना सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एज वेल एज सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। तो बेसिकली टर्नओवर का 3 लिमिट है अगर आपको कॉम्पोजिशंस में रहना है तो। कॉम्पोजिशंस में रहना है तो आपको बेसिकली 3 लिमिट है, या तो 1.5 करोड़ का लिमिट में रहना है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नॉर्मली 11 कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर देयर, बट अगर आप 8 कैटेगरी में भी आ जाते हो सर तो आपके लिए 75 लाख का लिमिट है। और अगर आप स्पेशल सर्विस बिजनेस में हो तो 50 लाख। ये आप ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर आपको 1.5 करोड़ का कैलकुलेट करना है, 75 लाख का कैलकुलेट करना है, 50 लाख का कैलकुलेट करना है, केस टू केस, ओके, केस टू केस, तो आप हिसाब लगा लो कि क्या प्लस करोगे और क्या क्या प्लस करोगे और क्या माइनस करोगे। ये माइनस है सर, दिस इज ए माइनस साइन ना, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना ये माइनस है, और ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ये प्लस है। क्या प्लस होगा टर्नओवर में और क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा। Taxable supplies, exempt supplies, exports, interstate supplies of the person having the same pen to be computed in all India basis. This is included, excluded, CGST, SGST, UTGST, IGST, GST के नाम पे किसी भी तरह का सेस, ओके, जो आप पे करो उसको नहीं करना है टर्नओवर के अंदर। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, माने अगर आप जब कोई परचेस करते हो तो उसके ऊपर बेस करके आप रिवर्स चार्ज दे रहे हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो जीएसटी, बट इसको काउंट नहीं करना है। एंड यू ऑल नो अबाउट रिवर्स चार्ज। Value of exempt supply of service provided by way of extending deposits, loans or advance in so far as the consideration represented by way of interest or discount. सर ये क्या हो गया, ये कौन सा बात है? Value of exempt supply of service provided by way of
एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, मैंने कुछ ऐसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज वगैरह हैं जहां पर ना आप किसी को कोई डिपॉजिट एक्सटेंड करा रहे हो, किसी को लोन दे रहे हो, ठीक है, किसी को एडवांस कर रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में और डिस्काउंट के रूप में, अगर इस तरह का कुछ भी हिसाब किताब है उसे एक्सक्लूड करने का, उसे एक्सक्लूड करने का। एग्जेम्प्ट सर्विस के ऊपर अगर किसी भी तरह का डिपॉजिट है, लोन्स है, एडवांसेस है, उसे एक्सक्लूड करने का। अब आगे क्वेश्चंस आएगा ना, क्लैरिटी मिल जाएगा। फिलहाल इतना दिमाग में रखो। ओके सर, प्लस माइनस का पॉइंट समझ में आ गया सर? Value of supplies made by registered person from 1st April of assessment year up to the date when it becomes liable for registration under this act। ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, ये जो वैल्यू हम लोग करेंगे टर्नओवर का, मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड माने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड माने कहाँ रजिस्टर्ड, क्या पढ़ रहे हैं, जीएसटी पढ़ रहे हैं, तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1st April ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, माने जिस पॉइंट में वो रजिस्टर करने के लिए लायबल हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी भी 20 लाख 40 लाख का एनुअल टर्नओवर का कॉन्सेप्ट आता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग बेसिक्स में बात किए हैं कि कितना टर्नओवर होने से जीएसटी में रजिस्टर करना मैंडेटरी है। नहीं करोगे ना मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट आपको नोटिस देगा, बार बार पूछेगा क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, प्रॉब्लम करेगा। अब आगे देखें सर, रेट ऑफ टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम 10 सबसेक्शन 1 सेक्शन 10(2)(a) सर्विस के केस में, ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये लास्ट दिन भी मैंने हल्का सा आइडिया दिया था कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जैसे कि अगर आप आइसक्रीम बेचते हो, पान मसाला बेचते हो, टोबैको बेचते हो, एरेटेड वाटर्स बेचते हो, ठीक है, इनको छोड़ के मैन्युफैक्चरर्स अदर देन दीज काइंड्स ऑफ, इनको छोड़ के, क्योंकि इनको कॉम्पोजिशन नहीं मिलता, इनको छोड़ के अगर आप किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरर हो और अगर आप क्या करना चाहते हो, कॉम्पोजिशन होना चाहते हो, तो आपके लिए रेट पड़ता है 0.5%। तो मैंने हाफ ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मैंने हाफ प्लस हाफ 0.5 प्लस 0.5, मैंने टोटल 1% का टैक्स पड़ जाएगा मैन्युफैक्चरर के लिए, जीएसटी पड़ जाएगा, जो लम सम में टर्नओवर के ऊपर देना पड़ता है। ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था। सप्लाइज मेकिंग सप्लाइज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है, ये सब के केस में 5% का पड़ जाता है, ठीक है, 5% का पड़ जाता है। और एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, उनके केस में ये भी 0.5% है। तो ये बेसिकली रेट के ऊपर मैंने लास्ट दिन बताया था, रेट का एक पूरा चार्ट मैंने आपको बता दिया था। छोड़ो सर, अब जो बता दिया एक बात बार बार बोल के क्या फायदा, एक क्वेश्चन करो ना, थोड़ा सा आपको गुड फीलिंग्स आएगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, आपको एक अच्छा फीलिंग्स आएगा, अच्छा मैंने आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है, ठीक है। तो चलो सर 2-4 क्वेश्चन करते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने का कि क्या होने वाला है, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो एक पूरा आइडिया आपको लगने लगेगा। फिर कुछ केस स्टडीज भी करेंगे। सो वेट एंड वॉच सर, बहुत कुछ होने वाला है अगला 1 घंटा, ठीक है, अगला 1 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। और फिर मैं आपको सेक्शन 10(2) के अंदर डिटेल्स में लेके जाऊंगा, वो आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एंड 2(a), जहां पर ये बताया गया है कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम कौन अवेल नहीं कर सकता, इसके ऊपर भी डिटेल्स में चर्चा जारी रहेगा। सो इतना देर से प्रोविजंस पढ़ते पढ़ते हम लोग अभी कहाँ आके पहुंचे, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसके नाम पे है सर, क्वेश्चन किसके नाम पे है, तोलाराम। सर कौन है, तोलाराम, तोलाराम किसी का नाम है सर, ठीक है, तोलाराम, टैक्स पेयर्स तोलाराम, क्या तोलाराम क्या, जो भी है, तोला हो या तोला, ठीक है। तोलाराम इज ए मैन्युफैक्चरर हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है। आप यहाँ पर किसी को भी इमेजिन कर सकते हो, आपके आसपास के कोई भी दुकानदार पे आप इमेजिन कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, डजंट मैटर सर। तो टैक्स पेयर तोलाराम इज ए मैन्युफैक्चरर हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, अब इसने कॉम्पोजिशन पे अपने आप को रजिस्टर कर ही दिया, फॉर गुड्स हैविंग 1 यूनिट इन A1
वन यूनिट A1 जिसका नाम है इन यूपी, दूसरा एक यूनिट है इनका A2 यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट MP में। तो एक यूनिट है योगी जी के पास और एक यूनिट है मध्य प्रदेश में। किसका सरकार है मध्य प्रदेश में? किसी को पता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एनी आइडिया? पॉलिटिकल खबर कौन लगता है? मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ, जल्दी बोलो सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे कोई तो बताओ। सर यूपी का पता है, MP का नहीं। MP का CM मोस्ट प्रोबेबली मैं गूगल करके निकाला, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलो ठीक है। बीजेपी का इतना तो पता है, बट नाम भूल गया था, कोई बात नहीं सर। तो ये योगी सरकार के पास आपका इनका एक यूनिट है और एक है शिवराज सिंह की सरकार के पास। ठीक है, एक मध्य प्रदेश में है और एक उत्तर प्रदेश में, बट एक चीज है दोनों ही बीजेपी का है स्टेट करेंटली। चलो सर, किसी का भी हो, देश तो भारत का ही है ना। टोटल टर्नओवर ऑफ टू यूनिट्स, दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिला के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनको 115 लाख का टर्नओवर हुआ है, दोनों यूनिट को मिला के। पॉइंट टू बी नोटेड सर। मैंने योगी जी के पास जो उत्तर प्रदेश में है और सिंह के पास जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कुल मिला के इनका 115 लाख का हिसाब हुआ है, 85 लाख यूपी में और 30 लाख मध्य प्रदेश में। टर्नओवर ऑफ यूनिट्स A1 and A2 in the first quarter of current financial year। करंट फाइनेंशियल ईयर तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर बता रहे हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में इनको 5 लाख का हुआ है योगी जी के पास, और 10 लाख का हुआ है सिंह चौहान जी के पास। ठीक है, मध्य प्रदेश में रेस्पेक्टिवली। They ask you compute the amount payable under compositions levy under section 10 subsection 1 and 10 subsection 2 of the CGST Act 2017 by तोलाराम। अब एक मैन्युफैक्चरर होने के नाते तोलाराम जी को यहाँ पर कितना GST सरकार के घर में पे करना है, इतना आपको बताना है, और कुछ तो काम है नहीं। ठीक है, अब देखना ये है सर, बहुत सिंपल काम है। पहला बात कि अगर वो कॉम्पोजिशन डीलर है, ठीक है, ऑलरेडी वो है, ये तो पता है सर। अब यूपी में उनका टर्नओवर कितना है? 85 लाख। और इस साल, ठीक है, प्रीवियस में 85 लाख था, करंट ईयर में ऑलरेडी 5 लाख का यूपी में ट्रांजैक्शन हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी यूपी में 5 लाख का ट्रांजैक्शन हो चुका है करंट ईयर में। तो 5 लाख का, और क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है तो उसका रेट लगता है सर 0.5% CGST 0.5% SGST, कुल मिला के हो जाते हैं 1%। तो 5 लाख का 1% हो जाता है 5,000, है ना। 5 लाख का 1% हो जाता है 5,000। इफेक्टिव रेट 1% कैसे आया? अगर जब 0.5% मैं आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था, वो सिर्फ एक पार्ट का था, CGST का रेट था। तो अगर 0.5% CGST है तो 0.5% SGST स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, दोनों मिला के 1% होता है, इसीलिए इफेक्टिव रेट 1% होता है। ये बात मैंने पहले भी बोला, ठीक है, बेसिक्स ऑफ GST में भी बोल के रखा है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है भैया। तो 5,000 का टैक्स आपका यहाँ बन रहा है यूपी में, यानी योगी जी के पास। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के पास आपका करेंट ईयर टर्नओवर अभी तक बना हुआ है फर्स्ट क्वार्टर का 10 लाख। प्रीवियस ईयर में आपने 30 लाख का टर्नओवर किया था, तो 10 लाख का कितना होता है सर? 1%। 10 लाख का 1% 10,000। तो टोटल लास्ट ईयर आपने 115 लाख का 115 लाख आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर था, और इस साल आपका टर्नओवर 15 लाख ही हुआ है अभी तक फर्स्ट क्वार्टर का। तो आप कितना GST पे करोगे? ऑब्वियसली इधर 5,000 है और इधर 10,000 है, तो कितना GST हुआ सर? 15,000। कितना GST आपको पे करना है? हेलो, सिंपल है ना, कुछ ज्यादा तो था नहीं इसके अंदर। बोलो सर।
प्रीवियस ईयर का टर्नओवर भी आपको पता लग गया, जो कि 1.5 करोड़ के अंदर नॉर्मली होना चाहिए था, वो तो है ही। करंट ईयर तो अभी भी 1.5 करोड़ तो छोड़ो, वो अभी तो 15 लाख नहीं है, फिर भी लास्ट ईयर 1.15 करोड़ हुआ है ना। तो टर्नओवर का अंदर ही है, टर्नओवर के अंदर ही है। जितना नॉर्मली यूपी या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट जो नॉर्मल स्टेट के गिना जाता है, कोई स्पेशल कैटेगरी में तो नहीं आता है ना। तो आपका लिमिट है इनका 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, तो उसके अंदर तो बिल्कुल है। तो बिल्कुल इनका रेट ऑफ टैक्स 1% है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, तो आराम से अपना टैक्स पे करेगा। तो बस इस छोटा सा चीज याद रखिए, रेट कितना नॉर्मली लगता है, और दिस इज द सिचुएशन। सो प्लीज टेल मी, तोलाराम एज ए मैन्युफैक्चरर फर्स्ट क्वार्टर में उसका जितना भी टर्नओवर हो रहा है, उसके बेसिस में उनका जीएसटी पेमेंट कितना है, समझ में आ गया। ये 15,000 जो है ना, ये कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। ये कॉम्पोजिशन स्कीम का जीएसटी कैलकुलेशन है, रेगुलर का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। रेगुलर जीएसटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या पहले भी कैलकुलेशन सिखा के रखा, और आगे भी करवाऊंगा। एक चैप्टर आएगा अभी कुछ दिन बाद में स्टार्ट करूंगा, आईटीसी, ठीक है, तो उसमें मैं आपको फिर से करवाऊंगा रेगुलर पेमेंट कैसे होता है, वैल्यूएशन सिखाऊंगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, और फिर आईटीसी पढ़ाऊंगा ना, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन दिस इज द कॉम्पोजिशन स्कीम। एनी डाउट सर? बोलो सर, कोई सवाल है कर लो, क्लियर है क्या बात? কি বোঝা গেছে? আরেকবার বলবো? কোন জিনিসটা বুঝতে পারলি না বল? বেসিক অঙ্ক তো একটা ছোট্ট একটা ক্যালকুলেশন, পুরো জিনিসটা আরেকবার বলবো? হ্যাঁ। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বল, এই যে তোলারাম যে আছে এক কম্পোজিশন স্কিমে আছে, ঠিক আছে, তো নর্মালি একটা কাস্টমার, একটা দোকানদার কম্পোজিশন স্কিমে থাকতে পারে, তার লিমিট কি আছে? যদি সে ইউপিতে বা মধ্যপ্রদেশের বিজনেসম্যান হয়, তাহলে কম্পোজিশন স্কিমে থাকার বেসিক লিমিট কত? 1.5। মানে যদি তার ওভারঅল টার্নওভার 1.5 কোটির মধ্যে হয়, তাহলে সে কম্পোজিশন স্কিম অ্যাভেল করতে পারবে, তাই তো? কম্পোজিশন স্কিম অ্যাভেল করার কি কি সুবিধা আছে? সুবিধা বলতে তাকে অ্যাকাউন্টস মেনটেন করতে হবে না, তাকে রেগুলার ট্যাক্স পে করতে হবে না, কাস্টমারের থেকে জিএসটি কালেকশন করতে হবে না, ঠিক আছে, কিন্তু আইটিসি পাবে না। ডিসঅ্যাডভান্টেজও অনেক আছে, এগুলো আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছি। তো এখানে এই যে ভদ্রলোক আছে তোলারাম, তোলারাম টোটাল কত জিএসটি, টোটাল কতটা টাर्नओवर হচ্ছে लास्ट ईयर যদি দেখিস 85 लाख और 30 लाख, अगर तुम लास्ट ईयर का देखो तो कितना होता है सर? 85 लाख एंड 30 लाख, तो 115 लाख। तो 115 लाख माने कत? 115 लाख माने कितना होता है? 1.15 करोड़, है ना? सॉरी 1,15,000 ना? हाँ सर, ठीक है। हमारा छूट कितना है? 1,50,000 तक का, 1,50,000 तक का हमें कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने का मौका है। तो लास्ट ईयर का अगर लिमिट देखा जाए तो उसके हिसाब से वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ठीक ठाक है। কারেন্ট ইয়ারে যদি দেখিস ও 5 লাখ করেছে আর 10 লাখ করেছে, ইউপির প্ল্যান্ট ইউনিট থেকে 5 লাখের টার্নওভার করেছে, আর মধ্যপ্রদেশের ইউনিট থেকে 10 লাখের টার্নওভার করেছে, তাহলে 5 লাখের উপরে 1% কত হচ্ছে এই বছর কারেন্ট ইয়ার? বল। 5,000। 5,000। আর মধ্যপ্রদেশে কত হচ্ছে? 10 লাখের 1% কত হয়? 10,000। 10,000। তাহলে কত জিএসটি দিবি এখনো পর্যন্ত? ফার্স্ট কোয়ার্টারের কত হিসাব দাঁড়াচ্ছে টোটাল? 10,000 আর আগের 5,000, মানে ইউপির 5,000, মধ্যপ্রদেশের 10,000, ইউপির 5,000, মধ্যপ্রদেশের 10,000, কত হয়? 15,000। 15। তাহলে এটা তোকে দিতে হবে সরকারকে, সিম্পল। আর আগের বুঝেছি বছর, এবার। আর আগের বছরের লিমিটটা কেন দেখছি? কি ও কম্পোজিশন স্কিম যদি আগের বছর যদি ও 1.5 কোটির বেশি হয়ে গেছিল না, তাহলে আর কম্পোজিশনে থাকতে পারবে না। যদি এটা 1.5 কোটির বেশি হয়ে যেত আগের বছরে, তাহলে কম্পোজিশন ডিলার থাকতে পারবে না, ও লিমিট চোখে বেরিয়ে যাবে।
বুঝতে পারলি? হ্যাঁ। दिस इज द पॉइंट सर, सिंपल, कुछ नहीं है। अगर तुम लोग जबरदस्ती इसको टफ बनाओगे वो अलग बात है। रूल्स हैं, थोड़ा माथा खाली रख के पढ़ो। माथा खाली रख के मैंने, जब आप जीएसटी पढ़ो तो माथा को ज्यादा, माथा के अंदर ज्यादा भूसा मत भरा करो, जो सारा दिन भरते रहते हैं हम लोग, ठीक है। माथा को एकदम खाली रखो और थोड़ा गो थ्रू करो, फिर देखो आप इजीली समझ जाओगे। इजी इजी मैटर है, ज्यादा मैटर नहीं है कुछ। अच्छा, अब थोड़ा सा, थोड़ा ट्रिकी, अभी धीरे धीरे तो बढ़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा खेल देखो आप। अनदर क्वेश्चन, अब वो था तोलाराम का क्वेश्चन, अब बात करेंगे भोलाराम, ठीक है। तो एक बार मैंने आपको तोलाराम के रिलेटेड बात किया, अब मैं आपको भोलाराम रिलेटेड बात करूंगा। सो टैक्सपेयर भोलाराम इज ए ट्रेडर who has opted for compositions levy for goods of both taxable and exempted goods। तो ये ना दोनों तरह का गुड्स बेचता है, माने इसके पास ऐसा भी गुड्स है जिसमें सरकार ने टैक्स नहीं लेता, और ऐसा गुड्स भी है जो टैक्सेबल भी है, माने जिसमें रेट ऑफ टैक्स लगता है, और कुछ ऐसे गुड्स है जो एग्जेम्प्टेड है, माने गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगाता। तो गुड्स एग्जेम्प्टेड बाय हो या फिर नोटिफिकेशन, तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन देके बोल रहे कि भाई इस गुड्स में हम लोग जीएसटी इस बार एग्जेम्प्ट कर दिए। इनका एक रिटेल शोरूम है पंजाब में, ठीक है, पंजाब द पुत्र, समझ गए सर, एकदम पंजाब में। अब पाजी पाजी करके अब चले मत जाओ सर। एक शोरूम है पंजाब में और दूसरा शोरूम है राजस्थान में। वाह, ठीक है, नॉर्थ इंडिया छा गया सर। तो पंजाब वाला शोरूम क्या है सर, दोनों शोरूम से ही आप टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड सेल करते हो। माने पंजाब वाला शोरूम जो है, आपका जो पंजाब का शोरूम है, ठीक है, कहाँ पर है पंजाब में? लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, कहाँ है, जहीं जहाँ भी हो, ठीक है। चलो A1 मैंने अमृतसर ही मान लेते हैं। ऐसे अमृतसर पंजाबी लोगों का बहुत फेमस स्पिरिचुअल एरिया है सर, हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल का एरिया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भक्ति का जगह है। कभी मौका मिले जरूर जाओ, जाके घंटा दो कम से कम वहां पर दर्शन करो, देखो, लंगर में खाओ, ठीक है। सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा। कल्चर देखो, बहुत सुंदर कल्चर है, सेवा क्या होता है देख क्या हो। आप जूता खोल के दोगे ना, आपका जूता बॉडी पे हग करके ले लेगा, ऐसा कि जैसे कि भगवान का सेवा कर रहा है। जो भी हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पंजाब एंड अनदर रिटेल शोरूम A2 राजस्थान, ठीक है। चलो ये तो राजघराना है। अब आपका पंजाब में एक शोरूम है, राजस्थान में एक शोरूम है, दोनों जगह से आप ऐसे ऐसे गुड्स बेचते हो जो टैक्सेबल भी है, एग्जेम्प्टेड भी। टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड। अब पॉइंट टू बी नोटेड सर, टैक्सेबल गुड्स माने जिसपे टैक्स लगाते हो और सरकार के घर में टैक्स जमा होता है, और सरकार ने कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसमें नोटिफिकेशन कर दिया कि भाई ये एग्जेम्प्टेड, इसमें हम लोग टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर सरकारी आपसे कलेक्ट नहीं करेगा तो फिर आप जीएसटी कैसे कलेक्ट करोगे? जब गवर्नमेंट बोल देता है कि भाई इस पर्टिकुलर गुड्स में जीएसटी कलेक्ट मत करना, ठीक है, तो फिर आप कौन होते हो? अब सरकार ने नोटिफाई किया तो मानना पड़ेगा भाई। सरकार के ऊपर जाके थोड़ी नहीं हम पर्सनली कलेक्ट करेंगे, मजाक चल रहा है, नहीं सर। सो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड दोनों तरह का गुड्स अपने पंजाब के स्टोर से भी बेच रहे हो, राजस्थान के स्टोर से भी बेच रहे हो। अब दोनों मिला के देखो, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर माने पिछला प्रीवियस ईयर, पिछला फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 का बात हो रहा है, टू शोरूम का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका दोनों मिला के टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड मिला के कितना टर्नओवर था? 115 लाख, जिसका मतलब होता है 1.15 करोड़, ठीक है। 85 लाख प्लस 30 लाख, ठीक है। ये आपका पंजाब वाला हो गया, नहीं दोनों मिला के हो गया क्या? टू शोरूम्स टर्नओवर इंक्लूडिंग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड ऑफ द टू शोरूम्स इन लास्ट में, हाँ दोनों मिला के हो गया। टर्नओवर ऑफ शोरूम्स A1
and A2 माने पंजाब as well as राजस्थान in the first quarter of current financial year। अब ये तो था लास्ट ईयर का बात है, पिछले साल का। माने आप ये पिछले साल का रिकॉर्ड क्यों जरूरी है? पिछले साल का रिकॉर्ड इसलिए जरूरी है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो कि नहीं, इसका कारण के लिए। अगर आप पिछले साल में कॉम्पोजिशन स्कीम में क्रॉस कर गए थे तो इस बार तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अभी भी आप लिमिट क्रॉस नहीं किए। अब ध्यान से देखा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 35 लाख, A1 15 लाख माने पंजाब शोरूम, A1 15 लाख, 5 लाख फ्रॉम सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड 10 लाख फ्रॉम सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। ध्यान से सुनना, A1 माने कहाँ का है? पंजाब का है। A1 माने पंजाब, A2 माने राजस्थान। अब A1 में टोटल आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में 35 लाख का सेल किया सर, टर्नओवर किया करंट फाइनेंशियल ईयर में। इस 35 लाख के अंदर 15 लाख टैक्सेबल है, माने टैक्सेबल गुड्स का है, और 5 लाख, सॉरी गलत बोल गया, 35 लाख के अंदर आउट ऑफ 35 लाख जो A1 पंजाब शोरूम से बिक रहा है, इसके अंदर टोटल 15 लाख आपने सेल किया। टोटल A1 A2 मिला के आपका 35 लाख हुआ है। अच्छा मैंने गलत बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड सर, मैंने गलत रीड कर लिया। पंजाब और राजस्थान दोनों मिला के 35 लाख का सेल हुआ करेंटली, करंट ईयर में। यही बोला है ना, टर्नओवर ऑफ शोरूम A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इज 35 लाख। इसमें पंजाब से 15 लाख हुआ है, ठीक है, और राजस्थान से 20 लाख हुआ है। हाँ हाँ सर, ठीक है, मैं गलत बोल दिया सर, पंजाब से 15 लाख हुआ है और राजस्थान से 20 लाख हुआ है। हिसाब को समझे। लेकिन अगर आप पंजाब वाला हिसाब देखें, आउट ऑफ 15 लाख 5 लाख टैक्सेबल है, 5 लाख टैक्सेबल है, और आउट ऑफ 15 लाख 10 लाख एग्जेम्प्टेड है। 15 लाख में से 5 लाख टैक्सेबल गुड्स का है, 10 लाख एग्जेम्प्टेड गुड्स का है। ये हिसाब दिया। सिमिलरली राजस्थान का भी देख लो, राजस्थान में 20 लाख का प्रोडक्ट सेल हुआ है, जिसमें से 10 लाख टैक्सेबल है और 10 लाख एग्जेम्प्टेड है, माने 50-50। क्वेश्चन क्या पूछता है आपको? कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम 10 सबसेक्शन 1 10 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट 2017 बाय भोलाराम। बोलो सर, सिचुएशन क्लियर? इन वन में सर 15,000 होगा। हाँ 10 सबसेक्शन 1 के तहत 15,000 इनका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। अच्छा 15,000 टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 10 सबसेक्शन 1 में। टोटल 10। हाँ बोलो सर। तो आरो दो कुछ? राजस्थान और पंजाब दोनों मिला के 15,000 होगा टैक्सेबल। राजस्थान और पंजाब दोनों मिला के 15,000 ही टैक्सेबल होगा। ये आप सबसेक्शन 2 में तो सर एग्जेम्प्टेड गुड्स को भी लिया जाता है। ये सर क्या बोलो, और एक बार बोलो। 10 सबसेक्शन 1 में तो 15,000 आ जाएगा, लेकिन ये 2 में तो एग्जेम्प्ट गुड्स को भी लिया जाता है, अच्छा तो उनका ज्यादा आ जाएगा। मतलब ये एग्जाम कितना सप्लाई किया था दोनों मिला के। ठीक है, चलो देख लेते हैं सर, हिसाब देख लेते हैं। आप लोग सही बोल रहे हो, मैं समझ गया, एक बार कंफर्म कर लो। एकदम साफ सुथरा बना दिया। क्वेश्चन समझना ही मेन बात है सर, हिसाब में कुछ नहीं रखा है। तो पंजाब वाला शोरूम A1 के नाम पे है और राजस्थान वाला शोरूम A2 के नाम पे है। लास्ट ईयर आपने पंजाब से 85 लाख का बिजनेस किया था, टर्नओवर किया था, राजस्थान से 30 लाख का, तो कुल मिला के 115 लाख। करंट ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में पंजाब से आपका टैक्सेबल वैल्यू है 5 लाख का, है ना, और A2 का राजस्थान का भी टैक्सेबल वैल्यू है 10 लाख का। तो 5 लाख का 1% 5,000 और 10 लाख का 1% 10,000, तो कुल मिला के टैक्स देना है 15,000। लेकिन आप तो अब यहाँ पर एग्जेम्प्टेड था ना, टोटल 35 लाख हुआ था, लेकिन यहाँ तो 15 लाख का ही हिसाब हो रहा है।
इसीलिए हो रहा है क्योंकि 20 लाख आउट ऑफ 35 लाख, 20 लाख तो सर एग्जेम्प्टेड गुड्स का रहा ना सर। 20 लाख तो एग्जेम्प्टेड का है। पंजाब में 10 लाख का एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचा और राजस्थान में 10 लाख का एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचा, तो 20 लाख तो एग्जेम्प्टेड है, तो उसमें जीएसटी थोड़ी ना देना है सरकार को। हेलो, बात क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आएगी नहीं, बोलो सर। जो एग्जेम्प्टेड है, मैंने जीएसटी नहीं लेना है गवर्नमेंट को, तो फिर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं लेना है तो हमको क्यों करना है? बोल तो दिया आपको। अच्छा, सबको क्लियर है ना बात? बोलो सर। हाँ सर, 2 का मैंने गलत बोल दिया था। मैं समझ गया, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। देख लो सर, ठीक है, कुल मिला के तुमको ओवरऑल सिचुएशन 15,000। आई थिंक इनकी ने सही जवाब दिया था। ठीक है, वेरी सिंपल। एग्जेम्प्टेड गुड्स जो है उसका क्यों लगा है, चाहे पंजाब से हो राजस्थान से हो, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर? दोनों तो नॉर्मल स्टेट के अंदर ही आता है, लिमिट भी तो अंदर ही है, 1.5 करोड़ के अंदर ही है, फिर आपको माथा ही नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे समझते चलो सर, और भी इस तरह का केस स्टडीज क्वेश्चंस और आएगा। अच्छा देखो, ये अब थोड़ा सर्विस के बारे में बात कर ले। सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन करो। रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी ऑफ सर्विस, ए रजिस्टर्ड पर्सन opting for composition levy for service shall pay tax at the rate 3%। 3% का रेट ऑफ टैक्स है सर्विस में, अगर कॉम्पोजिशन में है तो। इफेक्टिव रेट है 6%, जिसमें 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी, तो दोनों मिला के 3 + 3 6% हो जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ द टर्नओवर ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर सर्विस का काम करता तो उसको 1% देना पड़ता। A supplier other than manufacturer and restaurant service provider eligible for composition levy under section 10(1) and 10(2) has to pay tax at the rate 1% CGST and SGST of the turnover only taxable supply of goods and service in the state। ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया। लेकिन अभी आपको सर्विस बताया जा रहा है सर, जिसमें आपका स्टैंडर्ड रेट है कॉम्पोजिशन स्कीम में 3%। 3% सीजीएसटी है तो 3% एसजीएसटी लगेगा। ये बात आप समझो सर, अगर रेट 3% है तो 3% सीजीएसटी है, अगर बोल दिया आपको, इसका मतलब ये है कि 3% सीजीएसटी है तो 3% एसजीएसटी भी लगेगा। ये साइलेंट है पर मानना पड़ेगा सर। नॉर्मली जब भी स्टेट के अंदर टैक्स लगता है, एक सेम स्टेट के अंदर जब बिजनेस होता है, तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगता है। और अगर इंडियन टेरिटरी में लगता है तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है। माने यूटीजीएसटी और एसजीएसटी में दोनों में से कुछ एक लगेगा। ठीक है, ये बेसिक्स, प्लीज बेसिक्स एक बार कवर करो। बार बार बोल रहा हूँ, जिनका बेसिक्स थोड़ा वीक है जीएसटी का, मेरे से कलेक्ट कर लो सर लिंक। 5-7 क्लास हैं, एक हफ्ता, एक हफ्ता सर, एक हफ्ता का मेहनत जिंदगी बदल देता है। सीरियसली सर, बात मानो। ठीक है, कुछ बातें मान लो सर, मान लेने से ना, मानो माने थोड़ा सा फॉलो किया करो। ठीक है, यहाँ सर बोल रहे हैं। टैक्स पेयर्स, पद्मावती, अरे वाह, ये तो महारानी पद्मावती का नाम याद आ गया। राजस्थान का वीरांगना सर। ऐसे वीरांगना वो लड़ते नहीं थे, लेकिन जब मौका मिला तो क्या लड़ाई भी लड़ा था। इसका भी आपको मिलेगा, पद्मावती जी का ये आपको मिलेगा। अगर आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ बोल के एक किला है। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो गढ़िया है, ऐसा कहावत है राजस्थान में, लोग बोलते हैं। ये आपका कौन सी रीजन में है? रीजन होता है वहां पर, उदयपुर सेक्शन में पड़ता है। एक होता है शेखावटी, ये मेवाड़, मेवाड़ रीजन में। वहां पर चित्तौड़गढ़ किला, क्या किला है सर। जाओगे ना, सिर्फ इतिहास ही नजर आएगा, हिस्ट्री हिस्ट्री है। ये महारानी पद्मावती जी के ऊपर मूवी बना है ना, उसमें पद्मावती महल दिखाया गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी उनको बुरा नजर से देखा था, है ना, वो भी डायरेक्टली आईने से। उसका भी पूरा इतिहास आपको मिल जाएगा। सर, हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं कि इतिहास पढ़ रहे हैं? सर, पढ़ तो रहे हैं जीएसटी, बट कभी कभी इतिहास के खोज में चले जाते हैं।
मैं सोच रहा हूँ कि जीएसटी पढ़ाना बंद करके इतिहास का क्लास खोलूंगा। मजाक कर रहे हैं सर। सुनो सुनो, बीच बीच में थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी मजाक करो। टैक्स पेयर्स पद्मावती इज अ सैलून स्टाइलिस्ट, ओके। इनका कॉम्पोजिशन स्कीम का काम है फॉर सर्विस। एक ब्रांच है बसंत कुंज दिल्ली में, दूसरा ब्रांच है B2 गुड़गांव में। टोटल टर्नओवर ऑफ 2 ब्रांचेस मिला के हैं 45 लाख लास्ट ईयर का। 25 लाख बसंत कुंज दिल्ली में किया, 20 लाख गुड़गांव हरियाणा में किया। टर्नओवर ऑफ ब्रांच 1 एंड ब्रांच B2 B1 and B2 in the first quarter of current financial year 5 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट करके बताओ कि उनको कंपोजिशन स्कीम में सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के तहत पद्मावती जी को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, सिंपल है कि नहीं। ब्रांच 1 ब्रांच 2 बता दो। लास्ट ईयर का हिसाब कितना होना चाहिए, 50 लाख के अंदर होना चाहिए था, हुआ 50 लाख के अंदर होना चाहिए था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। और वो भी 50 लाख का हिसाब 10 सबसेक्शन 3 बताता है। सर्विस के लिए 2A है और 10 सबसेक्शन 3 आपको 50 लाख का लिमिट बता देता है। ये मैंने लास्ट दिन बताया था सर, अच्छा हवा में बात थोड़ी हो रहा है। लास्ट क्लास में ये सब डिस्कशन हुआ था, आज भी मैं हल्का हल्का कोशिश किया था बताने का। तो लास्ट ईयर का हिसाब से 50 लाख के अंदर है तो आप कॉम्पोजिशन डीलर बन सकते हो, नो इश्यू विद दैट। मैंने पद्मावती जी कॉम्पोजिशन डीलर बिल्कुल बन सकते हैं। करंट ईयर में 5 लाख का बसंत कुंज में किया है और 10 लाख का गुड़गांव में किया है। गुड़गांव कहाँ आता है, हरियाणा में आता है। बसंत कुंज कहाँ आता है, दिल्ली में आता है। कोई बात नहीं, 5 लाख इधर का हिसाब हो जाएगा 6% के रेट में 30,000 और 10 लाख का 6% 60,000। कुल मिला के उनको अभी तक का Q1 का जीएसटी लाइबिलिटी उनका पड़ जाएगा आपका 90,000 का। ओके टोके बोलो सर, ओके टोके समझ में आया। हो जाएगा ऐसा कि जाए नहीं। हाँ सर बोलो, कोई कुछ बोल रहा है बट आवाज नहीं आया सर। প্রিয়া বুঝে গেছিস? আচ্ছা ওকে কনিকা, কনিকা কিছু বলছে। হ্যাঁ কনিকা বল, আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে। তো কনিকা, কনিকার আওয়াজটা আসছে না, বোধহয় এটাই বলছিস কি বুঝেছিস তাই তো? কিছু কোশ্চেন থাকলে আমাকে কোশ্চেন হোয়াটসঅ্যাপ কর, আমি তোর আওয়াজটা পাচ্ছি না। হোয়াটসঅ্যাপ ফলো করছি, কিছু কোশ্চেন থাকলে করে নে। বাকি আয়ান, ইঙ্কি, আংস, রাহুল, শালিনী। यस सर। Yes, sir. ठीक है। चलो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं। जितना पढ़ो जितना जानो कम पड़ जाएगा। ओके कोनिका सर बोलছি বুঝেছি। यस सर थैंक यू। अच्छा टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी अंडर कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 2 सबसेक्शन 112 रीड विद एक्सप्लेनेशन 10 सबसेक्शन 2 10 सबसेक्शन 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। बाप रे, टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। ठीक है चलो देखते हैं, सेक्शन 10 से लेके 10 के अंदर बोला गया है। ये भी ना वही कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। वाइल कंप्यूटिंग द टर्नओवर इन ए स्टेट, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर एज फॉलोज। क्या आप क्या इंक्लूड करोगे और क्या एक्सक्लूड करोगे। बस वही चीज बोले, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जाम सप्लाईज मेड विद इन द स्टेट। अब टैक्सेबल भी लो एग्जाम भी लो, लेकिन जो एग्जाम है उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन ना करो, टर्नओवर के लिए काउंट होगा सर। एक चीज आपने ख्याल नहीं किया शायद, जब हम लोग टर्नओवर का हिसाब लगा रहे हैं तो उसमें आप देखो टर्नओवर में हिसाब में ले रहे हैं, है ना, टर्नओवर के हिसाब में ले रहे हैं। ये जैसे यहाँ पर एग्जेम्प्टेड भी तो था ना सर, लेकिन क्या हम लोग उसको आउट किए। ये जो 115 लाख का हिसाब था एग्जेम्प्टेड के लिए टर्नओवर का,
तो क्या गुड्स एग्जेम्प्टेड है बोल के ऐसा थोड़ी किया कि अलग कर दिया एग्जेम्प्टेड को। वाइट कैलकुलेटिंग टर्नओवर, क्या एग्जेम्प्टेड गुड्स का जो टर्नओवर का अमाउंट है उसको अलग थोड़ी कर रहे हैं। बस टैक्स चढ़ाने के टाइम पे जब टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो सिर्फ टैक्सेबल पे लगा रहे हैं, लेकिन टर्नओवर कैलकुलेशन के लिए ले ही तो रहे ना, वही बात कर रहे हैं। As per section 2 subsection 112 of the CGST Act 2017, turnover in state or turnover in union territory means the aggregate value of all taxable supply, excluding the value of inward supply on which is tax payable by a person on reverse charge basis, and exempt supplies made within the state or union territory by a taxable person. Exports of goods or service or both, and interstate supplies of goods or service or both made from state or union territory by the state taxable person, but exclude central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess. फर्दर एक्सप्लेनेशन 2 से लेके 10 के अंदर क्लैरिफाई करता है that for the purpose of determining the tax payable by a person under this section, ठीक है सर, ये वही बात है जो मैं आपको पहले बता रहा था और टेबल समझा रहा था ना, वही है। एक्सप्रेशन टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सप्लाई, जैसे कि क्या इस पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। Supplies from 1st April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration. 1st April से लेके किसी फाइनेंशियल ईयर का, सपोज 2022-23, ठीक है, प्रीवियस ईयर मान 2022 का 1st अप्रैल, ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग है, 2022 का 1st अप्रैल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। इस डेट से लेके मानो बीच के अंदर, साल के बीच में मैंने मिडिल में, मानो अगस्त में 31 अगस्त 22 में वो रजिस्टर करने के लिए लायबल हुआ। कैसे लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे आता है, जब उनका कोई कुछ कहना चाहता है, बोलो सर, ऐसा मुझे लगा कि कोई कुछ कहना चाह रहे हैं। यस टेल मी, क्वेश्चन आ रहा था क्या मन में, बोल डालो, बोलो सर, कोई क्वेश्चन है तो करो सर, अभी तक तो समझाया नहीं तो क्या पूछोगे। 1/4/22 से लेके 31/8/22 मानो इतना टाइम पीरियड निकल गया किसी फाइनेंशियल ईयर का। अब मानो अगस्त में जाके आप रजिस्टर करने लायबल हुए, माने आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, ठीक है, 20 लाख 40 लाख का टर्नओवर हो रहा है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मली मैंडेटरी होता है, ठीक है। एनुअल टर्नओवर अगर 20 लाख 40 लाख क्रॉस करता है ना, तो आपको मैंडेटरी हो जाता है कि अब आपको कर लेना चाहिए। ये सब डिटेल्स मैंने कहाँ पर पढ़ाया, बेसिक्स ऑफ जीएसटी, पहला 5-7 क्लास मोस्ट प्रोबेबली, एक आध ज्यादा कम हो सकता है। तो अगर आप लायबल हो जाते हैं ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि सप्लाइज फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके बीच में अगर कोई टर्न मतलब सेल वगैरह कुछ भी हुआ है ना, सप्लाई वगैरह हुआ है ना, तो उसको नहीं काउंट करना। शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सप्लाईज, या फिर एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय यू हैव एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स, किसी को लोन दिया है कुछ इस तरह का, मैंने सर्विस प्रोवाइड किया है जिसमें किसी को डिपॉजिट प्रोवाइड किया, किसी को लोन दिया, so far as the consideration is represented by you have interest or discount, इस तरह का चीज को काउंट नहीं करना है हिसाब के। On combined reading of the aforesaid provision, the method of computing the turnover in a state or UT for paying tax under the composition scheme can be depicted in a diagram. चलो डायग्राम देखेंगे, क्लैरिटी मिलेगा, ये सारा लॉ समझ में इजीली आ जाएगा, थोड़ा डायग्राम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, अब भी समझ में आ जाएगा सर। क्या है ना, लॉ है, बड़ा पैंच पैंच करके बात करता है, सीधा बात सीधा सीधा नहीं करता। लॉ का इच्छा ऐसा होता है कि सीधा बात सीधा करेंगे तो लोग तोड़ देगा, ठीक है। क्या है ना, समाज में नियम है कि सीधा पेड़ बनोगे पहले काटे जाओगे, इसलिए टेढ़ा टेढ़ा होना चाहिए। जंगल में जब कुठार लेके जो जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं ना, वो सबसे पहले जाके सीधा पेड़ को काटता है, क्यों, इजी टू कट है ना, सीधा पेड़ काटना इजी होता है, तो इसलिए पहले सीधा पेड़ को काटेगा। जो थोड़ा टेढ़ा बांका रहेगा उसको मैनेज करने में मुश्किल होगा, इसलिए उसको बाद में काटेगा, या फिर काटेगा ही नहीं।
इसलिए कहते हैं कि सीधा मत बनो, मन में सीधा हो वो अलग बात है, पर सीधा दुनिया के सामने नहीं होना चाहिए। सीधा बनोगे पहले काटे जाओगे। कहना आसान है, पर अगर किसी का नेचर सीधा साधा है तो फिर वो कैसे अपने आप को बदलेगा। बट सर बदलना चाहिए, चाणक्य नीति तो वही कहता है। सर आप कैसे हो? पता नहीं सर अपने बारे में क्या बताऊं, छोड़ो सर, मजाक था। प्लस माइनस, इंक्लूड एक्सक्लूड, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जाम सप्लाईज मेड विद इन द स्टेट, उसको काउंट करना है। जब हम लोग स्टेट के अंदर टर्नओवर को काउंट करते हैं, सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाईज को काउंट करेंगे, एग्जाम सप्लाईज को काउंट करेंगे, जो भी आप स्टेट के अंदर करोगे, ठीक है। while computing turnover in a state or UT of a supplier other than manufacturer and restaurant service provider, जो मैन्युफैक्चरर है और जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स, फॉर एग्जांपल ट्रेडर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रेडर, द एग्जाम सप्लाईज विल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। एग्जाम सप्लाईज को कंसीडरेशन के तौर पे काउंट नहीं करेंगे। द एग्जाम सप्लाईज नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, उनको नहीं लिया जाएगा ट्रेडर के केस में। ये बात कर दिया, ठीक है। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जाम सप्लाईज नॉर्मली while computing turnover in a state or UT of a supplier other than manufacturer and restaurant service provider eligible for composition levy for goods, for example trader, the exempt supplies will not be taken into consideration. exclude क्या होगा? वही RCM वाले नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन से पहले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के बीच में जो सप्लाई उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लोन डिपॉजिट के ऊपर बेस करके अगर आपने कोई इंटरेस्ट डिस्काउंट का कोई कंसिडरेशन किया तो उसको काउंट नहीं करेंगे, इस तरह का। ये सब काउंट नहीं होगा टर्नओवर में। तो क्या काउंट होगा और क्या काउंट नहीं होगा, इसका लिस्ट आपको बार बार सुनाया जा रहा है। अब आपको एक काम करते हैं सर, इस मैटर को समझने के लिए बेस्ट उपाय है ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके साथ में थोड़ा बताऊंगा तो आपको देखना कि काफी क्लैरिटी मिलेगा, काफी क्लैरिटी मिलेगा। मैं तो बोलूंगा कि पूरा समझ में ही आ जाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। आपका वही तो चाहिए सर, जीएसटी पढ़ने के लिए पेशेंस की जरूरत है। सब्जेक्ट ऐसा है, गवर्नमेंट ने जो बैठ बैठ के बनाया ना, ये पेशेंस फुल सब्जेक्ट है। इसमें ना ज्यादा उछल कूद करोगे दिमाग से बाहर चला जाएगा। आसमान से टपका, खजूर पे लटका, फिर पता नहीं कहाँ जाके पटका। फोटोग्राफर, अरे वाह, चंपक लाल, चंपक लाल, ठीक है सर। लाल तो नहीं था सर, मैंने जोड़ दिया। फोटोग्राफर चंपक लाल कॉमेंस्ड प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विस इन दिल्ली। दिल्ली में फोटोग्राफी सर्विस देना चालू किया, कब से? फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर, ठीक है। इनका टर्नओवर फॉर वेरियस क्वार्टर टिल दिसंबर, अप्रैल टू दिसंबर का पूरा टाइम पीरियड है। इस टर्नओवर फॉर वेरियस क्वार्टर, ऐसे साल में कितना क्वार्टर होता है सर? 4 क्वार्टर सर। एक साल में 4 क्वार्टर। पहला क्वार्टर क्या है? अप्रैल मई जून। सेकेंड क्वार्टर क्या है? जुलाई अगस्त सितंबर, अच्छा लिख दिया, ठीक है। एंड थर्ड क्वार्टर क्या है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तीनों क्वार्टर का हिसाब दे दी। तो अप्रैल से जून में 20 लाख, जुलाई टू सितंबर में 30 लाख, अक्टूबर टू दिसंबर में 20 लाख, ठीक है। इतने का आपने टर्नओवर अभी तक कर लिया। आपने मैंने चंपक लाल ने इतने का टर्नओवर कर लिया। अरे वाह। इन द गिवन केस करंट सिचुएशंस में, सिंस चंपक हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ सर्विस, कमेंस्ड किया, मैंने अभी चालू किया, समझ रहे हो सर? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है सर। गाना याद आ गया क्या? हाँ सर, मुझे भी याद आ, हनी सिंह का गाना है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रैप सॉन्ग है, एक जमाने में बहुत चलता था हनी सिंह। In the given case, since Champak has started the supply of service in the current financial year, his aggregate turnover in the preceding financial year क्या होगा? हेलो, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे चंपक का बिजनेस अभी तो चालू हुआ है, तो पिछले साल का रिकॉर्ड मिलेगा क्या? हेलो, पिछले साल का रिकॉर्ड मिलेगा क्या? जब बिजनेस ही नहीं है तो रिकॉर्ड किस बात की?
बात समझ में आ गया सर यहां तक का? हाँ सर, हो जाएगा कि ना? ओके सर, तो ये सिचुएशन है। कॉन्सिक्वेंटली in the current financial year he is eligible for composition scheme for service। अच्छा ये फोटोग्राफर है ना, composition scheme में तो आ ही सकता है। He becomes eligible for the registration when his aggregate turnover exceeds 20 लाख। तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कब करना है? मैं आपको बोला ना सर, सर्विस के केस में 20 लाख होता है, गुड्स के केस में 40 लाख होता है। इसका रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा डेटा? प्लीज बेसिक्स कर लो, रजिस्ट्रेशन का डेटा पता लग जाएगा कि कितने का टर्नओवर होने से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सर्विस का बिजनेस है तो 20 लाख करने से, गुड्स का बिजनेस है तो 40 लाख करने से, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 10 लाख में भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाते हैं, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। बेसिक्स में बोला हुआ है, प्लीज देख लो। सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम का बात नहीं किया यहाँ पर, ठीक है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, so currently he is eligible for composition scheme for service। He becomes eligible for the registration when his aggregate turnover exceeds 20 lakh। While registering under GST, he opts for composition scheme for service। अब GST रजिस्टर जब कर रहा है तब रेगुलर में ना करके compositions में कर रहा है। रेगुलर में ना करके compositions में क्यों कर रहा है सर? क्योंकि रेगुलर में करने के कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, जीएसटी का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, उसके लिए किसी को साल भर का सैलरी देना पड़ेगा, और बिजनेस भी लिमिट के अंदर है, बिजनेस भी विद इन 1.5 करोड़ है। 50 लाख है ना इनके केस में, फोटोग्राफर का बिजनेस भी लिमिट के केस में है। तो या तो 50 लाख है, या तो 1.5 करोड़ है, या तो 75 लाख है, केस टू केस। माने आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हो, ये सिचुएशंस अगर आपके साथ हैं तो आप बिल्कुल कॉम्पोजिशन अवेल करो, लेकिन अगर आप नहीं अवेल कर पाओगे तो रेगुलर में शिफ्ट हो जाओ। डिपेंड करता है बिजनेसमैन की सुविधा असुविधा के ऊपर, ठीक है? कि जिसमें ज्यादा फायदा है उसमें जाएगा, ठीक है? गवर्नमेंट तो ये स्कीम किसी को कॉम्पोजिशन में नॉर्मली गवर्नमेंट जाने के लिए बोलता नहीं। आपको अगर रेगुलर में प्रॉब्लम है तो कॉम्पोजिशन में रहो, दैट इज द पॉइंट। तब आपके ऊपर कंप्लायंस का बर्डन नहीं, गवर्नमेंट आपको बात बात पे पूछेगा नहीं कि ये फाइल क्यों नहीं किया, वो फाइल क्यों नहीं किया, अकाउंट्स मेंटेन क्यों नहीं किया, जीएसटी में रिकॉर्ड क्यों मेंटेन नहीं किया। सरकार आपको बात बात पे पूछेगा नहीं, मंथली रिटर्न का फाइल का भी बात नहीं है। So Champak has started the supply of service in the current financial year. His aggregate turnover in the preceding financial year is nil. In the current financial year, he is eligible for composition scheme. He becomes eligible for registration when his aggregate turnover exceeds 20 lakh. While registering under GST, he opts for composition scheme of service. For determining his turnover of the state for payment of tax under composition scheme for service, turnover of April to June quarter is 20 lakh. है ना? Shall be excluded as the value of supply from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this act are to be excluded for this purpose। सर बात को समझे, यहाँ पर थोड़ा खेला है, गेम बज जाएगा सर। और जाकी सर वैसे बोलते हैं, गेम बजा दिया ना बिड़ू, वैसे बोलते हैं। गेम क्या है? गेम क्या है सर? गेम ये है सर, ये तो पहली बार है ना, इसका बिजनेस पहली बार है। तो अप्रैल से लेके जून तक का जो पहली बार है, बिजनेस 20 लाख का टर्नओवर करेगा तब रजिस्ट्रेशन का नौबत आता है। अगर बिजनेस 20 लाख तक नहीं आता तो रजिस्ट्रेशन का नौबत ही नहीं आता। तो अप्रैल से लेके जून तक, माने बिजनेस स्टार्ट करने से लेके रजिस्ट्रेशन का नौबत आने तक, नौबत समझते हो, माने करना है ये सिचुएशन, बिजनेस स्टार्ट करने से लेके रजिस्ट्रेशन करने का जो टाइम है, नौबत जब चालू हुआ कि अब करना पड़ेगा, सरकार भी आपको बोल रहा है कि हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि आप सर्विस फील्ड में हो, 20 लाख का टर्नओवर हो गया, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस पीरियड में आपका जो भी सप्लाई है ना, इसे काउंट नहीं किया जाता। ये है गेम, वही बात कर रहे हैं।
for determining his turnover of the state for payment of tax under compulsory scheme for service, turnover of April to June quarter, that is 20 lakh, shall be excluded. तो 20 लाख का वैल्यू टर्नओवर पे काउंट नहीं होगा। यही बात यहाँ पर बार बार बोल रहा था, ये जो आपको बार बार बता रहा था ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन्स बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, ये एक्सक्लूड में आता है, जो आपको तब कुछ देर पहले समझ में नहीं आ रहा था, बट आशा करता हूं कि आप समझ में आ गया है कि स्टार्ट करने के बाद 20 लाख तक का जो सिचुएशन है करेंटली, मैंने अब ये यहाँ पर 20 लाख है ना, तो ये जब तक, अच्छा 20 लाख क्यों, क्योंकि 20 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सर ये कहाँ बोला गया, ये मैंने तो बेसिक्स में पढ़ाया, पर बाकी आप लिमिट जो है ना, वो रजिस्ट्रेशन करने का लिमिट है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कर लेना चाहिए, वहां पर ये डिटेल्स बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर बोला गया है सर, इसलिए पढ़ना पड़ता है। नहीं तो आप बोलोगे सर मन मर्जी बता रहे हैं, अरे मन मर्जी कैसे बोलेंगे, लॉ है, लॉ में मन मर्जी थोड़ी चलता है, लॉ में लॉ का चलता है, ठीक है, देश जैसा बोलेगा वैसा चलना पड़ेगा, मेरा मर्जी से थोड़ी चलेगा देश। अच्छा देखो, तो फॉर डिटरमाइनिंग सेकंड his turnover of the state for payment of tax under compulsory scheme for service, turnover of April to June quarter 20 लाख को exclude करेंगे as the value of supply from April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this act are to be excluded for this purpose, and we know why, है ना, ये क्यों है ये पता है हमें। और नेक्स्ट 30 लाख, तो फिर आगे का जो 30 लाख है, ठीक है, जो कि वो उन्होंने जुलाई से सितंबर में किया है, उसके ऊपर उनको 6% देना है, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, तो 30 लाख का 6%, कुल मिला के होता है 1,80,000, है ना, 90,000 सीजीएसटी के नाम पे और 90,000 एसजीएसटी के नाम पे देगा। बाय द एंड ऑफ जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, जब क्वार्टर एंड होता है, जुलाई टू सितंबर जब एंड हो रहा है सर, तब उनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख हो रहा है। जब उनका जुलाई टू सितंबर क्वार्टर एंड हो रहा है, तब उनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख हो रहा है। Consequently, his option to avail compulsion scheme for service elapsed by the end of July to September quarter, and thereafter he is required to pay tax at the normal rate of tax of 18%. Thus, the tax payable for October to December quarter is 20 lakh into 18%, that is 3,60,000. सर कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट, सर कैसे ट्विस्ट, समझा करो सर। आपको पहले छूट दिया गया भाई कि रजिस्ट्रेशन करने तक का आप खुद को एक बिजनेसमैन समझो, गवर्नमेंट आपको क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने तक का जो सिचुएशन है उसका पहले काउंट नहीं किया जाएगा, पर जब जुलाई टू सितंबर हो गया ना, जुलाई टू सितंबर के आपका टर्नओवर क्या हो गया, 30 लाख का हो गया, तो जुलाई टू सितंबर के टर्नओवर 30 लाख, अप्रैल टू जून में ये छूट है, ठीक है, ये पहले 20 लाख तक का छूट है, इसको काउंट नहीं करेंगे टर्नओवर पे, लेकिन जुलाई टू सितंबर में आपने जो 30 लाख कमाया इसके ऊपर आपने 6% दिया, तो 6% मैंने होता है 1,80,000, इसमें 1,80,000 को 90-90 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सीजीएसटी के नाम पे 90,000 और एसजीएसटी के नाम पे 90,000। लेकिन किंतु परंतु अक्टूबर टू दिसंबर का जब टर्नओवर काउंट किया जा रहा है, तो अभी तक का एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो गया, अक्टूबर दिसंबर में उनका एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर गया सर, लिमिट क्रॉस कर गया, है ना, 50 लाख तक तो लिमिट है, 50 लाख तो क्रॉस कर रहे हैं। तो एक फोटोग्राफर जो कॉम्पोजिशन स्लिप में तभी रह सकता है जो 50 लाख के नीचे तक का हो, तो यहाँ पर तो उसका 50 लाख क्रॉस करने को है सर, पहले 20 लाख, फिर 30 लाख, फिर 20 लाख, तो कहीं ना कहीं दिसंबर आते आते बाई द एंड ऑफ जुलाई सितंबर अगर देखा जाए तो ओवरऑल उसका टर्नओवर क्रॉस कर गया। जैसे while computing aggregate turnover for determining Champak's eligibility to pay tax under compulsory scheme, value of supply from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration are included, that is turnover of April to June quarter,
इसमें सुविधा क्या मिला? सुविधा सिर्फ एक ही मिला कि आपका जो सेकेंड क्वार्टर का टैक्स अमाउंट है वो 50 लाख के ऊपर चार्ज ना होके 30 लाख के ऊपर हुआ है। ये किसी के भी लिए भी होता, लेकिन जब नेक्स्ट क्वार्टर में आपका टर्नओवर लिमिट बढ़ जा रहा है तब आपका काउंटिंग होगा। इस बार आपका टर्नओवर में ये इंक्लूड होगा। इसीलिए ये बात कहाँ है सर? While computing the aggregate turnover for determining Champak's eligibility to pay tax under composition scheme, value of supply from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this act, क्योंकि वो लिमिट क्रॉस कर जा रहा है अभी, क्योंकि वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, तब अप्रैल टू जून क्वार्टर का हिसाब पूरा काउंट होगा, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन स्कीम छोड़ के बाहर जा रहा है। अब उसका कॉम्पोजिशन स्कीम में वो अभी और नहीं रह पाएगा, क्योंकि लिमिट ही 50 लाख का है। सर ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, हवा में थोड़ी बात है सर। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था 10 सबसेक्शन 3। ये बिल्लू का एक एग्जाम्पल भी था, बिल्लू बर्बर का 50 लाख का लिमिट होता है, फोटोग्राफर, टेलर, इस तरह का बिजनेस के लिए 10 सबसेक्शन 3। सैलून, स्टाइलिस्ट, टेलर एटसेट्रा 50 लाख का लिमिट होता है। तो 50 लाख क्रॉस कर जा रहा है उसका। अब जब 50 लाख क्रॉस कर जाएगा तो फिर और कॉम्पोजिशन स्कीम में उसका जगह ही नहीं है, अब तो रेगुलर स्कीम में आ गया। अब सैलून बिजनेस पे रेट ऑफ टैक्स कितना है जानते हो? 18% का रेट लगता है। इसीलिए जुलाई टू सितंबर तो ठीक है, लेकिन अब खेला बदल क्या रहा है? कॉम्पोजिशन स्कीम तो क्या सर लैप्स हो जाएगा। अब अक्टूबर टू दिसंबर में उसका लिमिट क्या है? 20 लाख का, माने अक्टूबर टू दिसंबर का टर्नओवर है। अब इस 20 लाख पे 18% देगा, 3,60,000 का टैक्स देगा। लेकिन अब जैसे ये हो जाएगा ना सर 3,60,000, जब जैसे वो रेगुलर में आ जाएगा ना, अब आईटीसी अवेल कर पाएगा। अब आईटीसी अवेल कर पाएगा। अब आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको आईटीसी चैप्टर में और डिटेल्स में बोलूंगा, लेकिन अगर आप बेसिक्स ऑफ जीएसटी करते हो तो आईटीसी का हिसाब वहां पर भी मैंने बोल के रखा, लेकिन जब आईटीसी चैप्टर करोगे तो और डिटेल्स में मिलने को मिलेगा। और अगर आपने पहले किया है तो रिवाइज कर लिया करो। बोलो सर, समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी यस सर। कि कब तक आप कॉम्पोजिशंस में रह सकते हो, कब आपको कॉम्पोजिशंस में बाहर कर दिया जाएगा, पूरा खेल आपके सामने है। तो इफ यू नो दी रूल्स, अगर आपको पता है रूल क्या है तो आप जवाब दे पाओगे, अगर आपको जवाब रूल ही नहीं पता तो नहीं दे पाओगे। तो इसलिए किस केस में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यू हैव टू नो। ठीक है सर? अच्छा ये कौन नहीं आ सकता कॉम्पोजिशन स्कीम में, इसके बारे में मैंने लास्ट दिन बोला था, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके बारे में मैंने क्लियरली आपको डिस्कशन किया था कि कौन है वो जो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। 10 सबसेक्शन 2 एंड 2A दोनों में बोला हुआ है। इसमें दो तरह का लोग हैं, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स और रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस। गुड्स में है या सर्विस में है लेकिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम पे नहीं आ सकता। याद रखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आप लोग आगे जाके टैक्स एडवाइजर बनोगे, एडवाइजर ऐसे नहीं बनता सर। अगर कोई गुड्स में है, गुड सप्लायर, सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस व्हिच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, माने अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी प्रोडक्ट में बिजनेस करते हो या नील रेटेड टैक्स में बिजनेस करते हो जिसका गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्शन का मैटर नहीं है, नॉट लेवेबल टू टैक्स, तो आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है। सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, माने अगर आप स्टेट चेंज करके अपना बिजनेस करते हो, नेशनल लेवल बिजनेस करते हो, आपका प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो भी कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए नहीं है। पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये तो मैंने पहले ही बोला था आपको, ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स और सोर्स अंडर सेक्शन 52, जो बेसिकली टीसीएस कलेक्ट करता है। ठीक है? ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि अमेजन वगैरह के थ्रू से काम करता है, वो भी नहीं कर पाएगा।
मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ठीक है, सोडा वाटर टाइप्स, एरेटेड वाटर्स, ये लोग भी नहीं आ सकता। सप्लायर हु इज आइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, हु इज आइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। माने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैसे होते हैं? जो रेगुलरली बिजनेस नहीं करता, कभी कभी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिजनेस करता है, या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो कि फॉरेनर है, इंडिया में कभी कभी बिजनेस करते हैं, इनको भी कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई अलाउ नहीं है। समझ रहे हो सर? तो याद रखना सर कि किसको किसको गुड्स मार्केट के लिए कॉम्पोजिशन डीलर कभी नहीं बनने का मौका मिलेगा। सर्विस के लिए सेम टू सेम, जो सर्विस गवर्नमेंट टैक्स फ्री रखा है, नॉट लिबल टू टैक्स। यस बोलो, किसी का अनम्यूट हुआ है? बोलो सर, कौन है बीच बीच में से आवाज कर रहे हैं? बोलो। आया? नहीं सर, गलती से अच्छा, होगा। ठीक है। नहीं, मुझे क्या लगता है ना कि कुछ सवाल होगा इसलिए, ठीक है। नो इशू। सप्लायर एनर्जी इज मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई सर्विस, मैंने आपका सर्विस स्टेट चेंज होता है तो नहीं कर पाओगे। सेम टू सेम आपका सर्विस ई कॉमर्स के थ्रू से जाता है या टीसीएस कलेक्ट होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, यहाँ पर भी है। और सप्लायर हु इज नाइदर ए कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनके लिए भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये लोग कभी भी नहीं आ सकता, ये लोग कभी भी नहीं आ पाएगा। तो यही है, इस तरह का मैटर सामने आता है सर। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉम्पोजिशन सप्लायर टू रिसीव इंटरस्टेट टू इनवर्ड सप्लाई। एक बात है सर, देखो ध्यान से सुनना बात को, क्वेश्चन कभी कभी ना थोड़ा कंफ्यूज करता है। मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, आपको अच्छा लगेगा और एग्जाम के लिए भी सुविधा होगा। अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो तो आपके लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। कौन सा सप्लाई? आउटवर्ड सप्लाई। माने आप अपना प्रोडक्ट, अगर आप वेस्ट बंगाल से बिजनेस करते हो तो वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं बेच सकते। अगर आप कॉम्पोजिशन में हो तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन बाहर से प्रोडक्ट परचेस करने में प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉम्पोजिशन सप्लायर टू रिसीव इंटरस्टेड इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। किसी से कोई खरीदने में दिक्कत नहीं है, बेचने में दिक्कत है। बेचने में दिक्कत है, खरीदने में दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा क्या ना, लोग कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं हम बाहर के स्टेट से प्रोडक्ट नहीं ला सकते। नहीं, प्रोडक्ट ला सकते हो, परचेज कर सकते हो, सेल नहीं कर पाओगे। A person engaged in marginal supply of service other than restaurant service also eligible for composition levy for goods। ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में बोला है, इसको सेक्शन 10 1 के साथ पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। फंडामेंटली composition scheme for goods can be availed in respect of goods and only one service name, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस। however there are cases where manufacturer trader is also engaged in supply of service other than restaurant service, है ना। रेस्टोरेंट सर्विस तो फिर भी बहुत ज्यादा सर्विस देते हैं, बट कभी कभी कोई मैन्युफैक्चरर भी ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट परसेंटेज बहुत ही कम है। ठीक है, टोटल सप्लाई का 10% के अंदर हो जाए, वेरी स्मॉल। नॉर्मली वो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है other than restaurant service, though the percentage of such supply of service is very small as compared to the supply of goods. There may also be cases where a restaurant service provider is also engaged in supply of small percentage of other service, with a view to enable such taxpayers to avail the benefit of composition scheme for goods. Second provision of section 10 of section 1 permits marginal supply of service, restaurant service को छोड़ के, for a specified value along with the supply of goods or restaurant service as the case may be. Sir, ये पॉइंट में भी मैंने लास्ट क्लास में बोला था। ठीक है, तो इसमें ना बेसिकली वैल्यू के बारे में बोला है कि जितना टोटल वैल्यू सप्लाई होगा 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख, whichever is higher. Thus it can be inferred that where the turnover of a registered person opting for composition scheme for goods is up to 50 lakh in the preceding financial year, he can supply service। अगर 50 लाख उसका गुड्स का टर्नओवर है तो वो कितना सर्विस दे सकता है? 10%। ठीक है,
तो 50 लाख का 10% माने 5 लाख और ओवरऑल 5 लाख, तो मैक्सिमम 5 लाख तक वो दे सकता है कि सर्विस का वैल्यू। तब वो कॉम्पोजिशन स्कीम में हल्का फुल्का सर्विस देके भी रह सकता है। मैक्सिमम 5 लाख इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। When the turnover of a registered person opting for composition scheme is more than 50 lakh and up to 1.5 crore in the preceding financial year, he can supply service. Restaurant service को छोड़ के in the current financial year up to maximum of 10% of the turnover in the preceding financial year. एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है। माने बेसिकली आप गुड्स मैन्युफैक्चर वगैरह करते हो, बट आपको थोड़ा थोड़ा सर्विस भी देना पड़ता है, लेकिन आप मैक्सिमम कितना सर्विस वैल्यू दे सकते हो कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हो। राम सेवक जो कि गुड सप्लाई के अंदर है, ठीक है, टर्नओवर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख का है। सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स इन करंट फाइनेंशियल ईयर। इसमें तो दोहरा ही नहीं है, 1.5 करोड़ का लिमिट है, 60 लाख ही हुआ है, दिक्कत ही नहीं है कोई। फर्दर इन करंट फाइनेंशियल ईयर ही कैन सप्लाई सर्विस। करेंटली क्या किया, सर्विस सप्लाई किया, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस नहीं। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। वैल्यू कितना है, नॉट एक्सीडिंग 60 लाख का 10% माने 6 लाख और 5 लाख, तो किसको लिया जाएगा, 6 लाख की 5 लाख, व्हिचएवर इज हायर। Thus he can supply service up to 6 लाख। कितना सर्विस दे सकता है, गुड्स के साथ साथ रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ के 6 लाख का सर्विस दे सकता है। इफ द वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाइड एक्सीड 6 लाख, अगर 6 लाख से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, he becomes ineligible for the composition scheme, लैप्स हो जाएगा, कॉम्पोजिशन लैप्स हो जाएगा, रेगुलर में शिफ्ट होना पड़ेगा अगर 6 लाख क्रॉस कर जाए। क्लियर? ये तो पूरा अलग बात ही कर दिया सर। हाँ बोलो। ये तो पूरा बात को ही घुमा दिया, इतना देर से हम लोग पढ़ रहे थे जो। हाँ एग्जैक्टली सर, ये पूरा बात को ही घुमा दिया। ये कॉन्सेप्ट अलग है ना सर। ए पर्सन एंगेज इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस, माने जो मेनली गुड का काम करता है बट थोड़ा बहुत सर्विस भी देता है, ठीक है। तो आप अगर सर्विस दोगे तो कितना सर्विस दे सकते हो, नॉर्मली आपका काम किसका है, गुड्स का है, तो गुड्स का काम है, गुड्स के काम के अंदर सर्विस दे सकते हो, बट मैक्सिमम कितना देने तक आपको कॉम्पोजिशन में रखा जाएगा, वो लिमिट बांध दिया। क्या है ना, गवर्नमेंट भी देखते भी गुड्स का काम करते करते बीच में इतना सर्विस दे रहा है, सर्विस से अच्छा खासा कमा रहा है, फिर भी कॉम्पोजिशन में रहना चाहता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट दे दिया। समझ गए सर? हेलो बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है सर, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के बारे में बात करूंगा। वो जो एक पॉइंट था ना बार बार आ रहा था, आप लोगों के मन में सवाल है, ये वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स एडवांस इन सो फार, इसका भी मैं आपको नेक्स्ट दिन बताता हूँ, ठीक है, कि या लोन एडवांस वगैरह का क्या काउंटिंग करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक पे बात करूंगा, दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर। ये आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपके साथ कुछ ये बात करूंगा, दैट इज वो एक कोड था HSN कोड का, ठीक है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। हार्मोनिया क्या बोलते हैं उसको, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, जो गुड्स का एक कोड होता है, सर्विस का भी कोड होता है, ठीक है, उस कोड के बारे में मैं बोला था मैं बताऊंगा, बट मैं बोलना भूल गया और आप लोग ने मुझे याद नहीं दिलाया। मैं नेक्स्ट क्लास में वो HSN कोड एंड उसके बारे में बात करूंगा और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चार्ज, मैंने कुछ पॉइंट छोड़ा नहीं चार्ज से, हर पॉइंट को बताया। बस आप लोगों का काम है इसको घर पे रिवाइज करें, नोट्स नहीं है तो मेरे से कलेक्ट कर लें, ठीक है। प्लीज अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, फिर ऑफलाइन में आओ, GST का टेस्ट दो, GST पे टेस्ट दो, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करो और घर जाओ। सर ऑफलाइन टेस्ट नेक्स्ट वीक रहेगा, नॉर्मली मंडे और ट्यूसडे ये दोनों दिन ऑफलाइन का डेट रखा गया है सर। तो कौन से डेट में क्या टेस्ट होगा और क्या डिस्कशन होगा ये मैं पहले आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने मैम का भी क्लास रहेगा या मेरा भी रहेगा, तो ऑफलाइन का 2 डेट फिक्स किया, बाकी डेट मैं आपको बता दूंगा कुछ होगा तो। सोम और मंगल ये दोनों डेट रखा गया है, दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे, नहीं सॉरी
एक सुबह का टाइम है। अच्छा मैं लिख दूंगा सबको, मैं सबको लिख दूंगा कि ऑफलाइन का क्या डेट है, जिसको सबको भी आने के लिए बोलूंगा मैं, जो कोई भी आना चाहता है जरूर आए। आने के लिए सबको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आइए सर, ऑफलाइन आइए, टेस्ट दीजिए, डिस्कशन करिए, क्वेश्चन आंसर सेशन करिए, ठीक है, तो आपको डेवलप होगा, बहुत डेवलपमेंट होगा। ठीक है सर। हाँ, अगर किसी का तबीयत खराब है, आई नो प्रिया, थोड़ा ठीक हो जा उसके बाद आना है। ठीक है सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।